नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं नई समीक्षा। नई समीक्षा के बारे में 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो उनको आप ज़रूर देखें। आज जो हम नई समीक्षा के अंतर्गत करेंगे, तो वो जानेंगे कि नई समीक्षा की प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ क्या है, इसकी सीमाएँ क्या रही और इसके साथ-साथ क्या उपलब्धियाँ इस समीक्षा में इन्होंने प्राप्त की। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की, लेकिन जब आप एक बात यहाँ पर ध्यान में रखें कि जब आप ये प्रश्न अगर पेपर में आता है, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है नई समीक्षा की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे कि नई समीक्षा क्या है, इसका समय काल क्या है और इसके प्रमुख समीक्षक कौन-कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रवृत्तियों का कैसे निर्धारण किया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके बारे में 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो आप वहां से विस्तार से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, इसकी जो सीमाएं रही और उपलब्धियां, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, नई समीक्षा आंदोलन में सक्रिय नए समीक्षकों के बीच साम्य से ज्यादा वैषम्य था, यानी विचारों में मेल कम था और भिन्नता अधिक थी, यानी तालमेल बहुत कम बैठ पा रहा था। किंतु इस वैषम्य के बावजूद इस समीक्षा पद्धति की कुछ एक सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं उभरती मिलती है, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली जो है वो क्या है, कृति का पाठ विश्लेषण अथवा केंद्र का आलोकन, यानी जो रचना है उसके पाठ का विश्लेषण करना, और या कहें कि उसके केंद्र का, यानी उसमें मुख्य बात क्या है उसका आलोकन करना। तो नई समीक्षा ने आलोचना में कविता या कलाकृति का पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कविता के सघन विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ पाठ की परंपरा को स्थापित किया। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि ध्यान किस में रहा, यहाँ पर कलाकृति पर रहा, क्योंकि ये किस बात का विरोध करते हैं, ये कलाकार को केंद्र में रखने के विरोध करते हैं और कलाकृति को ये केंद्र में रखते हैं। इस प्रयत्न के फलस्वरूप अनेक कविताओं की पाठ पर आधारित सूक्ष्म गहन व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, जिससे व्यवहारिक आलोचना के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ सामने आए। इतना ही नहीं, क्रिटिक, कैनियन रिव्यू, द फ्यूजिटिव, एक्सप्लिकेटर जैसी पत्रिकाओं में कविता, नाटक, उपन्यास का सूक्ष्म विश्लेषण भी किया गया। इस प्रकार के सूक्ष्म विश्लेषण का लक्ष्य यही था कि साहित्येतर यानी साहित्य से जो परे के मानदंड है, उनसे निरपेक्ष रहकर कृति का विवेचन किया जाए। इसके लिए इन नए आलोचकों ने न केवल रचनाओं की पाठ प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया, बल्कि पाठकों को इस विषय में नए संस्कारों में ढालने के लिए या इस विषय विशेष की शिक्षा देने के लिए अनेक उपयोगी पुस्तकें भी प्रस्तुत की, जिनका मुख्य आधार क्या था कि पाठ का विश्लेषण कैसे किया जाए या उसका अवलोकन कैसे किया जाए। इस प्रकार के सूक्ष्म विश्लेषण का लक्ष्य यही था कि साहित्येतर मानदंडों से निरपेक्ष रहकर, यानी साहित्य से परे के जो मानदंड है उनसे अलग रहकर कृति की आंतरिक शब्द चेतना, अन्विति संहिता का विवेचन किया जाए। इसके लिए नए नए आलोचकों ने नए नए न केवल रचनाओं की पाठ प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया है, अपितु पाठकों को इस विषय में नए संस्कारों में ढालने के लिए या इस विषय विशेष की शिक्षा देने के लिए अनेक उपयोगी पुस्तकें भी प्रस्तुत की है। किस बात को ध्यान में रखकर कि पाठकों को इस ओर कैसे आकर्षित किया जाए, इन नए संस्कारों, नए विचारों से कैसे जोड़ा जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पुस्तकों की रचना की है। एजरा पाउंड ने ABC ऑफ रीडिंग, F.R. लिविस ने हाउ टू टीच रीडिंग, रिचर्ड्स ने हाउ टू रीड ए पेज और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, एलन टैट ने इन्विटेशन टू लर्निंग तथा द ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री, इवोर विंटर्स ने इन डिफेंस ऑफ रीजन, ब्लैकमर ने द डबल एजेंट, क्लिंट बुक्स ने अंडरस्टैंडिंग पोइट्री जैसी पुस्तकें लिखी है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये आलोचक कृति के पाठ को एक गंभीर अनुशासन के रूप में अपनाते रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो लेखक रहे, अगर देखें तो एजरा पाउंड है, जिनको आपको ध्यान में रखना है।
F.R. लिविस है जिन्होंने पुस्तक लिखी। इसके साथ साथ रिचर्ड्स हैं, और रिचर्ड्स के बाद अगर देखें तो एलन टेट है। एलन टेट ने जो पुस्तकों की रचना की। इसके साथ साथ इवोर विंटर्स ने भी पुस्तक की रचना की। ब्लैकमर है, ब्लैकमर ने भी। उसके बाद क्लिंट बुक्स हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दी है जो ये सिखाती है कि एक पाठ को कैसे पढ़ना है, उसका अवलोकन कैसे करना है और किन नियमों या सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर निर्मला जैन ने इस पूरी स्थिति को समझते समझाते हुए पाश्चात्य साहित्य चिंतन में लिखा है कि रचना के उपरांत कविता को ये एक स्वायत्त निरपेक्ष इकाई या रूप मानते हैं। यानी रचना के बाद जो कविता है, एक उस रचना में जो शामिल कविता है, उसको ये एक स्वायत्त निरपेक्ष इकाई या रूप मानते हैं। कविता की वस्तुनिष्ठ निरपेक्ष समझ के लिए इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठक और आलोचक को केवल कविता के भीतर प्रयुक्त उसके अक्षर, उसके शब्द, बलाघातों, बिंबों, प्रतीकों आदि के बीच उपलब्ध जो विविध संबंध है, उनका विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। बाकी किसी चीज से कोई लेना देना ये नहीं मानते। सिर्फ जो कविता में मूल बातें हैं, मुख्य आधार है, केवल और केवल उसी का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार की आलोचना की पहली शर्त यह थी कि कविता को कविता के रूप में ग्रहण किया जाए, न कि किसी दर्शन या विचारधारा के माध्यम के रूप में। यानी कविता अपने आप में कविता है, वो किसी दर्शन से प्रभावित नहीं है, किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, या किसी का प्रचार प्रसार उसके माध्यम से नहीं किया जा रहा। केवल एक कविता ही अपने आप में पूर्ण है, ऐसा उनकी ये सोच थी। तो यहाँ पर डॉक्टर निर्मला जैन के जो विचार हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो इन सभी के विचारों का अगर देखें तो सार प्रस्तुत करते हैं और ये बताते हैं कि इनके अनुसार किस प्रकार से कविता की आलोचना करनी चाहिए कि कविता अपने आप में एक स्वायत्त निरपेक्ष यानी अपने विचारों से युक्त है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे को उसमें शामिल ना करें। केवल कविता अपने आप में एक अलग सत्ता है, अलग विचारधारा है, और उसे एक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और उसकी आलोचना या उसका विश्लेषण केवल और केवल कविता के भीतर जो अक्षर हैं, शब्द हैं, बलाघात हैं, बिंब है या प्रतीक आदि जो भी उस कविता के तत्व हैं, केवल उसी का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। नई समीक्षा ने अपने जन्म के साथ ही ऐतिहासिक आलोचना पद्धतियों के विरोध में जोर देकर कहा था कि महत्व कृति का है, कृतिकार का नहीं। तो ये किसका विरोध करते हैं? ऐतिहासिक आलोचना का विरोध करते हैं। और किसको महत्व देते हैं? केवल और केवल काव्य रचना को महत्व देते हैं। ऐतिहासिक आलोचक के यहाँ कृतिकार का महत्व था, यानी जो ऐतिहासिक आलोचनाएं की जा रही थी उसमें कृतिकार को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन नई समीक्षा में किसको महत्व दिया गया? केवल और केवल कृति को महत्व दिया गया। इसीलिए नया समीक्षक कृतिकार को नकार कर कृति के सूक्ष्म गहन पाठ विश्लेषण की ओर आगे बढ़ा, यानी प्रवृत्त होता है। अर्थात नई समीक्षा के अनुसार निराला का महत्व राम की शक्ति पूजा के कारण है। निराला के बारे में विचार यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन राम की शक्ति पूजा जो इनकी काव्य रचना है वो उसका विश्लेषण जरूरी है। निराला राम की शक्ति पूजा के कारण पहचान रखते हैं, ये कविता निराला के कारण पहचान नहीं रखती। तो राम की शक्ति पूजा का महत्व निराला के कारण नहीं है, यानी निराला का महत्व किसके कारण है? कविता के कारण है। कविता का महत्व निराला के कारण नहीं है। कृति का विश्लेषण अथवा केंद्र का आलोकन यहाँ साधन नहीं, साध्य है। डेविड डैशिज ने इसी स्थिति के कारण नई समीक्षा को गंभीर पाठालोचन का पर्याय माना है, यानी जो नई समीक्षा है इसमें गंभीरता से पाठ की आलोचना करने का एक पर्याय के रूप में इसको स्वीकार किया है। एलन टेट, यहाँ पर ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एलन टेट तथा बुक्स ने आलोचना का केंद्र तो कृति को ही माना है, किंतु यह भी सुझाव दिया है कि कृति को समझने के लिए कुछ सीमा तक कृतिकार के विचारों
और युग परिवेश के अध्ययन में से सहायता लेनी चाहिए। यानी वो जो काव्य रचना है, जो भी काव्य रचना या रचना की जा रही है, जो भी कृति है, उसके रचना के पीछे रचनाकार का क्या उद्देश्य था और उस समय का युग यानी समय काल, युग परिवेश कैसा था जिसमें वो रचना की गई, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। किंतु यदि हम युग परिवेश या कृतिकार के विचारों के गंभीर अध्ययन में पड़ेंगे तो कृति के विश्लेषण में बाधा पड़ सकती है। आलोचक को चाहिए कि वह युग परिवेश आदि पर उतना ही ध्यान दे जितना कि कृति को आलोकित करने में मदद करे, यानी केवल उतना ही विचार करे जो कृति के लिए या रचना के लिए जरूरी हो, उतने ही कवि को या लेखक को और उतना ही परिवेश को महत्व दे, अन्यथा ऐसा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई समीक्षा में पाठ विश्लेषण का प्रयास तो महत्वपूर्ण है, किंतु नया समीक्षक कृति के पूरे पर्यावरण से कटकर केवल और केवल किससे जुड़ गया है, केवल कृति में ही जुट गया। इस अतिवाद ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, केवल और केवल रचना, केवल काव्य, केवल यहाँ रचनाकार और समाज दोनों को काट दिया गया था, दोनों को अलग थलग कर दिया गया, तो ये क्या कहा, अतिवादी नई समीक्षा कहा गया इसे। तो इसी अतिवाद ने नई समीक्षा को बहुत हानि पहुंचाई तथा एकांगी बना दिया, यानी अकेली पड़ गई नई समीक्षा। यह एकांगीपन ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को तो देखे पर जंगल और उसके परिवेश को न देखे, यानी एक भरा पूरा जंगल है लेकिन वहां व्यक्ति का ध्यान किस पर है, केवल और केवल पेड़ पर है, बाकी सब चीजें वो अनदेखी कर देता है। स्वयं टी.एस. एलियट ने जब देखा कि नई समीक्षा में पाठ विश्लेषण की प्रवृत्ति हद से ज्यादा बढ़ गई है तो वे क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने इन समीक्षकों को क्या कहा, आलोचना का नींबू निचोड़ संप्रदाय कहा। यानी ये संप्रदाय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ये ध्यान में रखें कि इन लोगों को, इन नए समीक्षकों को टी.एस. एलियट ने क्या कहा है, आलोचना का नींबू निचोड़ संप्रदाय तक कह दिया। अपने क्रोध की अभिव्यक्ति उन्होंने इस वाक्य के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से की है। दूसरा जो हमारा इसमें पॉइंट है वो क्या है, कविता या कलाकृति को अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह है। नए समीक्षकों ने पहले की आलोचना प्रवृत्ति को मुड़कर देखा तो ये बात अच्छी तरह उनके समझ में आ गई कि सामान्य परिपाटी कृति के भाव पक्ष और कला पक्ष को अलगा कर देखने की रही है, यानी अलग अलग करके भाव पक्ष पर अलग से विचार किया गया और कला पक्ष पर अलग से विचार किया गया। परिणाम स्वरूप इस पुरानी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए उन्होंने कविता को अखंड रूप में देखने की अनिवार्यता पर बल दिया, यानी कविता के खंड ना किए जाए, उसे एक अखंड इकाई के रूप में देखें। इन सभी नए समीक्षकों ने साफ कहा कि कविता में रूपायित कवि की अनुभूति का तादाकार रूप में ग्रहण कविता की पूर्ण अन्विति कराने में समर्थ है। कविता को खंड खंड करते ही उसकी अखंडता का सौंदर्य बिखर जाता है, यानी कविता को अगर हम उसको खंडों में विभाजित कर लेंगे तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। क्लिंट बुक्स ने तो बिना किसी हिचक के कहा कि कविता के सौंदर्य का आंकलन, उसका मूल्यांकन उसकी समग्रता में ही होना चाहिए। किसने कहा है, जरूर ध्यान में रखें, क्लिंट बुक्स ने कहा है। यही बात टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स भी कहते हैं कि कृति का सौंदर्य अंग भंग करने में नहीं बल्कि संपूर्णता में ग्रहण करने में ही कृति का सौंदर्य है। कविता का रूप तत्व काव्य सामग्री को ही समाहित नहीं करता, वह काव्य सामग्री को व्यवस्थित भी करता है, रूपायित करता है और अर्थ को नए संदर्भ में खड़ा करके एक विशेष सौंदर्य की सृष्टि करता है। अगर हम उसको खंडित करेंगे तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप कविता का रूप तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध कविता की अनुभूतिगत सघनता, एकाग्रता और प्रभावान्विति से है। बुक्स ने रूप तत्व की संकुचित अर्थ सीमा को पहचानते हुए रूप तत्व के लिए स्ट्रक्चर यानी संरचना शब्द का प्रयोग किया और कहा कि संरचना से तात्पर्य अर्थों, व्याख्याओं एवं मूल्यांकनों की संरचना से है। जाहिर है कि कविता में संवेद्य तत्व यानी संवेदना जो है वो भी रूप तत्व एकाकार अखंड रूप में
निहित रहते हैं। लगभग सभी नए समीक्षकों की अवधारणाओं में कृति विषयक अखंडता की दृष्टि का समावेश रहा है। भारतीय काव्य चिंतन में कृति की अखंडता की बात कोई नई बात नहीं है। पंक्ति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, गिरा अर्थ जल वीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जो वाणी है वो अर्थ से अलग नहीं है, जो जल है, जल की बूंद समुद्र या एक विस्तृत जल स्रोत से भिन्न नहीं है, तो हम उसे अलग नहीं कह सकते। यही बात बहुत पहले कही गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस पंक्ति का प्रयोग किया है। हिंदी में विजय देवनारायण शाही ने इसी अखंडता की दृष्टि से जायसी के पद्मावत की जायसी नामक पुस्तक में समीक्षा की है। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। इसकी समीक्षा किस पुस्तक में? जायसी नामक पुस्तक में की है विजय देवनारायण शाही ने। तो यहाँ पर कहने का भाव यही है कि जो कविता है उसका रूप तत्व, या अगर कहें कि उसका जो अर्थ है वो अलग नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसका जो संवेद्य तत्व है, उसका जो रूप तत्व है, वो एकाकार अखंड है, उनको हम खंडित नहीं कर सकते। तीसरा हम यहाँ पर अगर पॉइंट देखें तो वो क्या है? काव्य भाषा की संरचनात्मकता और विश्लेषण। काव्य भाषा विषयक चिंतन की परंपरा पश्चिम में अरस्तु से ही शुरू हो जाती है, किंतु इस क्षेत्र में नए समीक्षकों ने जिस ढंग से पहल की, उस ढंग से पहले कभी भी पहल नहीं हुई या विचार नहीं हुआ। एलन टैट ने स्पष्ट कहा कि कवि का चिंतन या दर्शन कुछ भी हो, आप उसे उसकी भाषा के माध्यम से ग्रहण कर सकेंगे। उसे जो कुछ कहना है, उसकी सही सीमा उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा को अर्थवत्ता ही है। यानी जो वो कहना चाह रहा है, उस भाषा से क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उससे हम कवि का चिंतन और दर्शन हम आसानी से समझ पाएंगे। प्रत्येक नया समीक्षक इस बात पर भरोसा करता है कि कविता एक विशिष्ट भाषिक संरचना है, शाब्दिक निर्मिति है, यानी भाषा की एक विशेष संरचना है, एक भाषा को रचने का एक तरीका है, शब्दों के यानी शाब्दिक निर्मिति है, अनुभूति का भीतरी बाहरी तनाव भाषा ही खास ढंग से झेलती और व्यक्त करती है। यानी जो हमारे अनुभूतियां हैं भीतरी, जो हम भीतर तनाव अनुभव करते हैं या बाहरी जो दबाव अनुभव करते हैं, वो भाषा के माध्यम से ही कविता में अभिव्यक्ति पाता है। इसके साथ साथ जो ब्लैकमर है, उनका भंगिमा सिद्धांत, एम्सन का अनेकार्थता सिद्धांत, रैनसम का शब्द विधान सभी भाषा पर ही केंद्रित है। दुर्भाग्य ये घटित हुआ कि कविता की भाषा पर विचार करते हुए वे भाषा शास्त्र में प्रवेश कर गए। भाषा शास्त्र की जटिलताओं में फंसकर काव्य भाषा अपनी पटरी से उतर गई, यानी अपने विचारों से वो अलग हो गई। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि काव्य भाषा की जो सृजनात्मकता है और उसका जो विश्लेषण है वो नई समीक्षा में किया गया। यहाँ पर काव्य भाषा को इन्होंने विशेष महत्व दिया, क्योंकि भाषा ही वो साधन है जिसके माध्यम से कवि अपनी अनुभूतियों को, चाहे वो भीतर की अनुभूतियां हैं, चाहे वो बाहरी तनाव है, उन सभी को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति मिलती है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? काव्य में परंपरा के प्रति लगाव। देखिए, नई समीक्षा के जनक कौन है? टी.एस. एलियट ने काव्य में परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला है और परंपरा के निर्वाह पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि टी.एस. एलियट काव्य में परंपरा को अनिवार्य मानते हैं। अपने सृजन में भी वे परंपरा के प्रति कम समर्पित नहीं रहे। उन्होंने प्रयोग और परंपरा के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की इस ढंग से महत्व प्रतिष्ठा की है कि सभी नए समीक्षक एलियट के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं। यानी इन्होंने जो नए प्रयोग हो रहे थे, यानी आधुनिकतावाद का जो प्रभाव था, उसके साथ साथ परंपरा में जो द्वंद्वात्मक विचारधारा थी उसको एक नए ढंग से प्रतिष्ठित किया। यानी दोनों को समन्वित रूप से, संतुलित रूप से काव्य में स्थान दिया। परंपरा से तात्पर्य है इतिहास बोध, स्मृति, सातत्य आदि। यानी जो हमारी प्राचीन काल से जो काव्य से जुड़ी हुई परंपराएं चली आ रही है, जो लेखन से जुड़ी हुई हमारे जो सिद्धांत चले आ रहे हैं, उनको अपने वर्तमान समय में अपनाना। परंपरा में
अतीत की अतीतता नहीं, अतीत की वर्तमानता होती है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान अतीत को प्रभावित करता है और अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है। लेकिन कवि को परंपरा उत्तराधिकार में यूं ही प्राप्त नहीं हो जाती, उसे श्रम से कमाना पड़ता है, यानी उसे सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। कवि का महत्व परंपरा में ही निहित है। परंपरा के अभाव में उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। एलियट से प्रभावित F.R. लिविस ने कहा कि कवि परंपरा में और परंपरा कवियों में धड़क रही होती है। ये जरूर ध्यान में रखें कि ये पंक्ति किसकी है। ये F.R. लिविस की पंक्ति है, जिन्होंने काव्य के लिए परंपरा को अनिवार्य माना है। ये मानते हैं कवि परंपरा में और परंपरा कवि में धड़कती है। इस प्रकार देखें तो परंपरा प्रियता के कारण नए समीक्षकों को क्लासिकल की ओर उन्मुख माना गया। बुक्स ने कहा, मृत या निर्जीव रूढ़ियों से चिपकने की कोई अर्थवत्ता नहीं है, किंतु एक स्वस्थ जीवंत परंपरा में निरंतर संशोधन की सामर्थ्य रहती है। यानी समय के अनुसार परंपरा परिवर्तन मांगती है, और अगर समय के अनुसार परंपरा में परिवर्तन करेंगे तभी वो जीवंत बनी रहेगी, तभी आने वाला जो नया युग है या नई पीढ़ी है वो उसको अपना पाएगी। इस प्रकार नए समीक्षकों के विचार में रूढ़ी का नाम परंपरा नहीं है। परंपरा एक गतिशील, निरंतर, परिवर्धित, संशोधित होती एक प्रक्रिया है, यानी बदलाव को अपने आप में समाहित करने वाली जो प्रक्रिया है वो परंपरा है। काव्य में जातीय स्मृतियां धड़कती मिलती है। परंपरा एक ऐसा प्राचीन नमक है, पुश सॉल्ट जिसको कहेंगे, जिसके पड़ते ही, यानी अगर परंपरा को कृति में शामिल कर लें तो कृति में नया स्वाद आ जाता है। जैसे नमक जो है वो भोजन के लिए आवश्यक है, भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है, उसी प्रकार परंपरा रचना में यानी कृति में एक नया स्वाद उत्पन्न करती है, उसमें एक नयापन लेकर आती है। तो इसलिए इस युग के कवियों ने परंपरा को तो अनिवार्य माना, आलोचकों ने, लेकिन परंपरा के साथ साथ उन्होंने जीवंत परंपरा को, यानी एक रूढ़िवादी परंपरा को इन्होंने अनिवार्य नहीं माना, बल्कि ऐसी परंपरा जो समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करके आगे बढ़ती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पैराफ्रेजिंग या पदान्वय का विरोध। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसके बारे में हमने जाना था। अधिकांश नए समीक्षक मैकलिश की तरह विश्वास करते हैं कि कविता का जो पदान्वय है यानी पैराफ्रेज वो संभव नहीं, यानी उसके अंगों को तोड़ना, उसके खंड खंड कर लेना वो संभव नहीं है। सृजन प्रक्रिया के दौरान अनुभूति विभिन्न उपकरणों जैसे रूपक, वक्रता, प्रतीक, लय, छंद, विरोधाभास आदि की मदद से रूपाकार पाती है। यानी ये सब मिलकर अनुभूति एक अलग रूप प्राप्त करती है, जो काव्य के माध्यम से या रचना के माध्यम से सामने आता है। पदान्वय अखंड रूपाकार और अखंड अनुभूति दोनों को ही अंग भंग का शिकार बना लेता है। यानी हम अगर उसका पद परिचय जानेंगे, यानी उसके उस वाक्य को अलग अलग खंडों में तोड़ देंगे, उस काव्य को अलग अलग खंडों में तोड़ देंगे, तो वो जो अनुभूति है वो खंड हो जाएगी, उसके अंग भंग हो जाएंगे। पदान्वय के द्वारा हमें जो मिलता है वह काव्यानुभूति का मर्म न होकर कुछ और ही चीज होती है। बुक्स ने कहा कि काव्य यदि प्रकृति है तो पदान्वय विकृति है, तो इन्होंने इसको अस्वीकार किया है। और ये एक ऐसी विकृति है कि ऐसी विकृति जो उसे अंग भंग कर कुबड़ा और विकलांग बना देती है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान में रखें। यहाँ बुक्स के ये विचार हैं, वो कहते हैं कि काव्य यदि प्रकृति है तो पदान्वय क्या है, विकृति है। ये बात आप ध्यान में रखें। और अगर हम रचना का पदान्वय करेंगे तो वो उस काव्य के अंग भंग करके उसे कुबड़ा और विकलांग बना देगी। बुक्स ने चिंता के साथ पदान्वय के अपसिद्धांत, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज पर पूरा निबंध लिखा और पदान्वय पद के प्रति खबरदार किया। मूल बात यह है कि पदान्वय में कल्पना, रूपक, विदग्धता, विरोधाभास का काव्यात्मक प्रकार्य एकदम उपेक्षित रह जाता है। यानी जो काम है, काव्य का जो काम है वो एकदम उपेक्षित हो जाता है, यानी काव्य का जो मूल भाव है, मूल कार्य है, वो पीछे
छूट जाता है। तो इस प्रकार पैराफ्रेजिंग और पदान्वय का इन्होंने विरोध किया है। अगला पॉइंट अगर देखें, कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात। 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने ऐसी दस्तक दी है कि चारों ओर विचारों का कोलाहल सुनाई देता है, यानी सब और विज्ञान से प्रभावित चीजें दिखाई देती है। देखते देखते पुरानी दुनिया के विश्वास और मिथक विज्ञान ने ढहा दिए। 2 विश्व युद्धों में विज्ञान ने अपनी विनाशकारी शक्ति से मानवता को थर्रा दिया। विज्ञानवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद के चिंतन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि नए सृजक, नए समीक्षकों के मन में ये भय उभरने लगा कि कहीं विज्ञान एक दिन कला और काव्य को विनष्ट ही न कर दे। यानी लोग विज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित होने लगे कि उन्हें लगा कि कहीं कला और काव्य विज्ञान के कारण खत्म ही ना हो जाए। इसी भय के कारण नए समीक्षक कविता, कला की रक्षा के प्रति चौकन्ने हो गए। इन सभी ने विज्ञान के सत्य और कला के सत्य के बीच स्पष्ट भेद घोषित किया और विज्ञान की अनुभूति तथा कला की अनुभूति के अंतर को भी स्पष्ट किया, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई.ए. रिचर्ड्स ने अपनी रचना पोइट्री एंड बिलीफ शीर्षक अपने लेख, इनका जो लेख था उसमें दोनों के पार्थक्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों के कार्य यानी फंक्शन अलग अलग है। इसके साथ साथ आगडेन के साथ रिचर्ड्स ने मिलकर विज्ञान की भाषा और काव्य की भाषा का अंतर भी स्पष्ट किया। रिचर्ड्स से प्रभावित जॉन क्रो रैनसम ने कला जगत तथा विज्ञान जगत की भिन्नता पर प्रकाश डाला। विशुद्ध विज्ञान का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति, जबकि कला ज्ञान के साथ साथ सर्जना यानी मानवीय रचनात्मकता को लक्ष्य मानती है। तो विज्ञान का काम क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना, लेकिन कला का काम क्या है? मानवीय रचनात्मकता को महत्व देना, ये कला का कार्य है। इसीलिए कला विज्ञान से श्रेष्ठ है। बुक्स ने इस बात को खोलते हुए कहा कि साहित्य हमें जो ज्ञान प्रदान करता है वह उस संसार का ज्ञान है जो मानव मूल्यों पर आधारित है। यह ज्ञान विज्ञान अथवा भौतिकी के ज्ञान से भिन्न है, अलग है। कला का ज्ञान मानवीय संदर्भों में निहित है। विज्ञान में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है, किंतु कविता में भाषा का संवेगात्मक प्रयोग यानी इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। परिणाम स्वरूप कविता में मानवीयता का गुण है। इस क्षेत्र में विज्ञान बंजर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो कला है या जो काव्य है वो भावनाओं से युक्त है, जबकि विज्ञान में भावनाएं नहीं है। तो इसीलिए जो बुक्स है उन्होंने भी कला और विज्ञान को अलग अलग सिद्ध किया है और कला को विज्ञान से श्रेष्ठ माना है। किसने? बुक्स ने। ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो हमारा अगला पॉइंट है सृजक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल। देखिए, इस युग के जो आलोचक थे वो सृजक भी थे, यानी कवि और रचनाकार के रूप में भी थे और आलोचक के रूप में भी। तो नई समीक्षा के जो अधिकांश आलोचक है वो सृजक भी है। टी.एस. एलियट अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से एक नए युग को जन्म देते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का सृजक उनके आलोचक व्यक्तित्व के नीचे दब अवश्य गया है, किंतु वे कवि और नाटककार भी हैं। उनकी रचनाओं में गुड बाय अर्थ एंड अदर पोइम्स, जिनका समय काल 1956 ईस्वी, तथा इनका जो नाटक है टुमारो मॉर्निंग फास्ट इन इनफॉर्मल कॉमेडी 1962 का समय काल है, इनका नाम महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ जॉन क्रो रैनसम की अमेरिका में कवि के रूप में एक विशेष उनको ख्याति प्राप्त थी। उनका बहुचर्चित काव्य संग्रह चिल्स एंड फीवर्स। इसके साथ साथ केनेथ वर्क ने कविता, कहानी, उपन्यास कई विधाओं में लिखा। एलन टेट कवि, नाटककार तथा उपन्यासकार के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। उनके कई कविता संग्रह पर पोएम्स तथा उपन्यास द फादर्स काफी प्रसिद्ध हुए। इवोर विंटर्स, ब्लैकमेर, वॉरेन, एम्पसन आदि सभी क्या है? सृजक है। सृजन प्रक्रिया के अपने अनुभवों से गुजरने के कारण इन आलोचकों की आलोचना में एक ताजगी है। एलियट के समीक्षात्मक निबंधों की सृजनात्मक आलोचना ने पश्चिम में जैसे विचारों का प्रकाश फैलाया है, वैसे ही हिंदी आलोचना में अगर देखें तो अज्ञे है, मुक्तिबोध है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, विजय देव नारायण शाही आदि ने आलोचना और सृजन के युग से नई उद्भावनाएं पैदा
की है। तो देखिए कहने का भाव क्या है कि नई समीक्षा के भीतर जो समीक्षक हैं वो केवल समीक्षक या आलोचक ही नहीं बल्कि स्वयं सृजक की भूमिका में भी महत्वपूर्ण रहे हैं। अगला पॉइंट अगर देखें तो आलोचना में विद्वता को गौरवान्वित करने का विचार। देखिए सभी नए समीक्षक इस बात पर एकमत है कि आलोचक के लिए वैदुष्य यानी विद्वान होना जरूरी है। अनेक विषयों का ज्ञान उसके आलोचनात्मक विवेक को और ज्यादा विकसित करता है और नए ढंग से सोचने की प्रविधियां सुझाता है, यानी नए ढंग से विचार करने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ती है। आलोचक के लिए ज्ञान बोझ नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि है। इस युग में यह तथ्य बार बार रेखांकित किया गया कि कविता के लिए सृजनात्मक प्रतिभा चाहिए, पर आलोचक के लिए गंभीर वैदुष्य और निर्मल विवेक यानी गंभीर ज्ञान होना चाहिए। और विवेक कैसा हो, निर्मल विवेक भी होना चाहिए, किसके लिए, आलोचक का प्रमुख गुण माना है। कामायनी की आलोचना के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध जैसा आलोचक ही चाहिए जो उससे 20 वर्ष जूझता रहा और कामायनी पुनर्विचार में आलोचना की योग्यता का परिचय दिया। जो उनकी रचना है आलोचनात्मक रचना है कामायनी पुनर्विचार। ब्लैकमर तथा बुक्स दोनों ने साहित्यिक आलोचना के लिए साहित्यिक विद्वता को अनिवार्य माना है। वैदुष्यक और विवेक दोनों एक दूसरे की न केवल मदद करते हैं बल्कि एक सीमा के बाद तो एकाकार हो जाते हैं। यानी जो वैदुष्यक का मतलब यहाँ जो ज्ञानी है, यानी ज्ञान और विवेक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न उठना ही था कि आलोचना के लिए किस सीमा तक वैदुष्य चाहिए यानी विद्वता चाहिए और कहां पर पहुंचकर विद्वता आलोचना की सहजता को दबोच लेती है। तो इसका उत्तर दिया गया कि पांडित्य नमक की भांति इतना पड़ना चाहिए जितना स्वाद को उठाए, स्वाद को बिगाड़े नहीं। यानी जो विद्वान है अपने ज्ञान का प्रयोग, पांडित्य यानी अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही करे जैसे भोजन में नमक की भूमिका होती है। अर्थात विद्वता तथा आलोचना में संतुलन बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। अगला अगर पॉइंट देखें वो क्या है, शुद्ध कविता की वकालत करते हैं। ये नई समीक्षा का आंदोलन ज्ञान विज्ञान के अतिशय विस्फोट के युग में उठा था। फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रतीकवादियों, कलावादियों ने साफ कहा कि कविता का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, कविता का प्रयोजन कविता ही है। यानी कविता का उद्देश्य केवल और केवल कविता है। रेम्बू, मलारमे, बादलेयर इस दल की अगुवाई कर रहे थे। एलियट ने द थ्री वॉइस ऑफ पोइट्री में यह विचार प्रस्तुत किया कि कवि कविता की रचना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं करता, रचना करना एक विवशता है। ये किसने कहा है? ये अगर हम देखें तो अपनी रचना में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं एलियट ने। इसके बाद ये मानते हैं, इनकी रचना कौन सी है? दी थ्री वॉइस ऑफ पोइट्री में ये विचार इन्होंने दिया है। किसने दिया है? एलियट ने दिया है। कविता में शुद्धता की वकालत रैनसम ने शुरू की। यानी शुद्धता की वकालत किसने शुरू की? तो वो रैनसम ने शुरू की और कहा कि कविता में नीति तत्व नहीं घुसेड़ना चाहिए, कविता का उद्देश्य मात्र क्या है? कविता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। वॉरेन और बुक्स दोनों ने काव्य में नैतिकता का विरोध करते हुए शुद्ध कविता का समर्थन किया है कि वो नैतिकवादी ना बनाए, उसको सिद्धांतवादी या नैतिक मूल्य उसमें शामिल ना करें, क्योंकि कविता अपने आप में ही एक अलग अखंड इकाई है। नई समीक्षा के ज्यादातर आलोचक शुद्ध कविता के पक्षधर हैं। इन्होंने नीतिवाद को या नैतिकवादी विचारधारा को इसमें शामिल करने का विरोध किया है और शुद्ध कविता के पक्षधर रहे हैं। अगला पॉइंट देखें, ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। देखिए ये पहले भी हम कर चुके हैं कि परंपरा को तो मानते हैं लेकिन बदली हुई परंपराओं को, ऐतिहासिकता का ये विरोध करते हैं। नई समीक्षा ने सर्वाधिक विरोध ऐतिहासिक आलोचना का किया, क्योंकि ऐतिहासिक आलोचना के जो आलोचक वो कृति के अध्ययन के लिए युग परिवेश, रचनाकार की विचारधारा, मनोभूमि का अध्ययन जरूरी मानते हैं, जबकि नई समीक्षा इन सभी से मुक्त रहकर केवल किस पर ध्यान केंद्रित करती है? केवल और केवल कृति पर ध्यान केंद्रित करती है।
रैनसम तो ऐतिहासिक आलोचना से इतने निराश हैं कि उसमें उन्हें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता। नई समीक्षा के पक्ष में डटे बुक्स ने झल्लाकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को कोसा है कि अंग्रेजी का ठेठ प्रोफेसर प्रकृति से और प्रवृत्ति से परिवर्तन के विरुद्ध होता है। लोकप्रिय समीक्षक भी जहां तक उसके आलोचनात्मक सिद्धांतों का प्रश्न है, इस माने में किसी भी तरह से कम नहीं है। तो निष्कर्ष यह है कि इन दोनों का जो स्वार्थ है वो साहित्य की ऐसी चर्चा में निहित है जो अधिक अनियत और श्रम साध्य हो, यानी उस पर बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि कम मेहनत करनी पड़े, कम श्रम साध्य हो। अतः नए समीक्षक ने लोकप्रिय समीक्षक और जिद्दी प्रोफेसरों से दो हाथ किए और ऐतिहासिक समीक्षा की जमी चूल्हे ढीली कर दी। यानी ये मानते हैं कि ऐतिहासिक समीक्षा के पक्षधर कौन है? जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो इस बात को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात का इन्होंने विरोध किया है। नए समीक्षक को साफ समझ में आ गया था कि विश्वविद्यालय ही ऐतिहासिक आलोचना के अड्डे हैं, वही इस बात को नई समीक्षा में शामिल करना चाहते हैं। और विरोध का मूल कारण था पुराने प्रतिमानों या संस्कारों या सिद्धांतों के द्वारा नई उद्भावनाओं के विरोध की आदत, यानी उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं से जो नई उद्भावनाएं, नए विचार सामने आ रहे थे, उनका विरोध करना। नई प्रवृत्ति के विरोध में डटे पुराने आचार्यों की गजानन माधव मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये उनकी रचना है, इसमें जमकर आलोचना की है। नए समीक्षकों ने ही नहीं, शिकागो स्कूल के समीक्षक रिचर्ड मैकियल तथा R.S. क्रेन, नॉर्मन मैकलीन तथा एल्टर आल्सन आदि सभी ने ऐतिहासिक आलोचना का विरोध किया है। शिकागो के समीक्षकों की सिद्धांत दृष्टि तो अपनी है, पर वे पद्धति में अरस्तु का अनुसरण करते हैं, यानी उसके सिद्धांतों को मानते हैं। नया समीक्षक कृति के पाठ विश्लेषण को प्रमुखता देता है, पर जो शिकागो समीक्षक हैं वो कृति की कथा वस्तु को महत्व देते हैं। क्रेन को इसीलिए नव अरस्तुवादी कहना उचित है, यानी क्रेन को क्या कहा गया है? नव अरस्तुवादी, यानी अरस्तु के विचारों को ग्रहण करने वाला नव समीक्षक जो है वो कौन है? क्रेन है। अगला पॉइंट अगर देखें तो वो क्या है? नई समीक्षा की शक्ति और सीमाएं। यहां तक जो हमने किया ये हमारी नई समीक्षा की प्रवृत्तियां हैं, यानी विशेषताएं हैं। तो अब हम बात करते हैं नई समीक्षा की शक्ति और उसकी सीमाएं। देखिए, चौथे पांचवें दशक के बाद धीरे धीरे नई समीक्षा आंदोलन का आलोचनात्मक मुहावरा अपनी चमक और धार खोने लगा। सन 1950 के बाद इस समीक्षा पद्धति की जो सीमाएं हैं वो साफ दिखाई देने लगी और इस प्रवृत्ति के जो वरिष्ठ आलोचकों को ही इसमें खामियां नजर आने लगी। F.R. लीविस ने स्क्रूटिनी पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया और बंद करते हुए ये घोषणा भी की कि अब उनका काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ जो बुक्स और विमसाट हैं, उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री में मानो अपने कर्तव्य कर्म की इतिश्री मान ली कि उनका जो काम था वो पूरा हो गया। नई समीक्षा की शक्ति और सीमाओं को वे दोनों आंकने लगे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका में नई समीक्षा को लेकर विरोध का स्वर भी तेज हो गया। अमेरिका में ही शिकागो स्कूल के नव अरस्तुवादी आलोचकों ने इस पूरे आंदोलन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, यानी जो अरस्तु के विचारधाराओं को मानने वाले नव समीक्षक थे। क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म में साफ कहा गया कि कृति के लिए नई समीक्षा की जो रूप संरचनामूलक प्रवृत्ति है वो एकदम अपर्याप्त है। यह कथन इसलिए सही था कि नई समीक्षा लघु रचनाओं, विशेषकर जो छोटी और लंबी कविताएं हैं, उनके विश्लेषण को तो पार लगा देती थी, लेकिन जो महाकाव्य है, नाटक है या उपन्यास है, ऐसी बड़ी संरचना वाली बहुत सी विधाओं के लिए ये अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। यानी इनकी आलोचना या समीक्षा करना बड़ी रचनाओं की काफ़ी कठिन था नई समीक्षा के तरीके से। नव अरस्तुवादी आलोचक तथा उसके साथ अन्य आलोचकों के प्रबल विरोध का प्रमुख कारण था कि नई समीक्षा के जो सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप में कथानक की संरचना के महत्व की उपेक्षा जो की जा रही थी। इसी स्थिति ने एक बार फिर विधाओं के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ जेनर्स के समर्थन की हवा बना दी
और ये स्वीकार किए जाने लगा कि हर विधा के मूल्यांकन की जो पद्धति है, तरीका है, उस विधा की निजी अपेक्षाओं के आधार पर ही निर्मित की जा सकती है। यानी जैसी विधा है उसी के अनुसार समीक्षा पद्धति अपना ली जा सकती है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि नई समीक्षा के जो समर्थक, जिसमें मैनरो, केस पियर्स जैसे लोग भी डायग्नोसिस एंड सिटी में नई समीक्षा के सीमाओं का संकेत देने लगे। माहौल ऐसा बनता गया कि नई समीक्षा के विरोध में नॉर्थअप, फ्राई जैसे धैर्यवान चिंतक को भी उठ खड़ा होना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो नई समीक्षा की जो सीमाएं हैं उसकी ओर संकेत करने में जो मैनरो, केस पियर्स हैं, इनकी जो रचना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और उसके बाद नॉर्थअप, फ्राई ने भी अपने विचारों को स्पष्ट किया। नई समीक्षा से नाराज फ्रैंक करमोड ने एक नई आलोचना प्रणाली की शुरुआत की अपेक्षा की तरफ ध्यान दिलाया तथा कहा कि समकालीन कविता के लिए इरेशनल यानी अनर्गल और विज्ञान विरोधी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। फ्राई तो मिथकवादी समीक्षा को लेकर ही मैदान में डट गए और नई समीक्षा को धकेल कर जगह बनाने लगे। यानी ये मिथकवादी जो समीक्षा के विचार थे उन पर बल देने लगे और नई समीक्षा को धकेल कर यानी वहाँ से हटा देना चाहते थे, यानी इन विचारों का विरोध कर रहे थे। एक बड़ी बात यह भी हुई कि नई समीक्षा के केंद्र में टी.एस. एलियट जैसे जो आधुनिकतावादी कवि थे। जब एलियट का स्थान W.V. येट्स ने ले लिया तो आलोचना का केंद्र दोबारा से बदलने लगा। नतीजा क्या हुआ कि नई समीक्षा की जो प्रतिज्ञाएं पुरानी पड़ने लगी और उनका स्थान आलोचना के नए प्रतिमान और प्रतिज्ञाएं लेने लगी। यानी उनमें बदलाव आ गया। जैसे समीक्षक बदले, टी.एस. एलियट की जगह कौन आ गया था? एलियट का स्थान W.V. येट्स ने ले लिया था। तो इसी परिवर्तन के साथ साथ विचारों में भी परिवर्तन आने लगा। प्रतिज्ञाएं यानी जो उनके आलोचना के जो नए नियम थे उनमें भी बदलाव हुआ। नई समीक्षा का आलोचनात्मक मुहावरा इतना घिसा हुआ दिखाई देने लगा कि इसे मात्र एक संकुचित अर्थ में यानी रूपात्मक समीक्षा कहने को विवश होना पड़ा। शुरू में हमने जब जाना था इसके नामकरण के बारे में तो बहुत से लोग नई समीक्षा जो नामकरण है उसके विरोधी थे। वो उसको क्या कहना चाहते थे? रूपात्मक समीक्षा कहना चाहते थे। और वही संकुचित अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होने लगा। इधर समीक्षा के ऊपर ज्ञान के अन्य अनुशासनों का दबाव भी बढ़ने लगा और लीविस के शिष्य रेमंड विलियम्स ने समाज शास्त्रीय अध्ययन की दिशा दृष्टि को समीक्षा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। समाज शास्त्रीय दृष्टि के आलोचकों ने नई समीक्षा को प्रतिगामी दृष्टि की समीक्षा घोषित कर दिया। प्रतिगामी यानी पुराने विचारों का दृष्टिकोण। नए समीक्षकों ने सभी काव्य प्रतिमानों के लिए कहा कि उन्होंने समीक्षा को फार्मूलों में बदल दिया है। यानी ये जो समीक्षा है ये एक समीक्षा ना रहकर क्या हो गए हैं? फार्मूले बन गए हैं। तो नई समीक्षा का विरोध करने वाले जो आलोचक थे या नव समीक्षक थे वो सामने आए और उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया, इस आंदोलन का विरोध किया। अब अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो नई समीक्षा की उपलब्धियों के साथ उनकी सीमाओं पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। नई समीक्षा की सीमाओं को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला क्या है? सबसे बड़ी सीमा इस समीक्षा पद्धति की ये रही कि वह समग्र साहित्य को अपने विवेचन क्षेत्र में आत्मसात कर आगे नहीं बढ़ सकी। फलतः विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। जैसा कि हमने अभी जाना था कि जो दीर्घ रचनाएं थी, लंबी बड़ी रचनाएं थी, जैसे महाकाव्य है, उपन्यास है, नाटक है, उनका ये पूर्णतः समीक्षा करने में असमर्थ थी। कवियों की कृतियों का चयन प्रायः 17वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी से किया। नतीजा यह हुआ कि आधुनिक कविता पर वे समग्रता से विचार नहीं कर पाए। यानी पुरानी रचनाओं पर विचार किया गया, जो आधुनिक युग का काव्य था उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। कविताओं को कवि की विकासमान चेतना से काटने के कारण पूरा विवेचन एकांगी तथा असंतोषप्रद हो गया। क्योंकि कवि पर तो कविताओं पर ही बल दिया, कवि की विचारधारा को इन्होंने शामिल ही नहीं किया, इसीलिए यहाँ संतोष समाप्त हो गया था।
अगला हमारा पॉइंट क्या है कि यह समीक्षा पद्धति मूल्यांकन को एकदम नकार कर आगे बढ़ी थी। मूल्यांकन के अभाव में इसे समीक्षा कहना ही कठिन लगता था कि ये मूल्यांकन ही नहीं कर रहे थे। ना तो ये उस काव्य के जो भाव थे उनको ले रहे थे, ना ही एक कवि की विचारधारा को ले रहे थे, और ना ही इन्होंने तत्कालीन परिवेश को केंद्र में रखा। अगला अगर पॉइंट देखें, इस समीक्षा पर वैदुष्य इतना हावी हो गया कि यह अपनी सहजता खोकर सामान्य पाठक से दूर जा पड़ी। यानी जो समीक्षक थे वो अपने ज्ञान का यहाँ पर प्रचार करने लगे, अपने ज्ञान को दिखाने लगे अपनी समीक्षा पद्धति में, इसीलिए सामान्य पाठक इससे दूर हो गया। यह समीक्षा कृति को समझने की एक अधूरी प्रविधि मात्र बनकर रह गया, यानी तरीका, एक अधूरा तरीका बनकर रह गया। यह समीक्षा लघु और लंबी कविताओं के लिए तो ठीक था, किंतु काव्य की अन्य जो प्रबंध विधाएं हैं उनके लिए ये एकदम असमर्थ सिद्ध हुई। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी जिसके कारण एक समय के बाद इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें तो इन सीमाओं के बावजूद नई समीक्षा की कुछ उपलब्धियां हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो नई समीक्षा ने पाठक का ध्यान किस पर केंद्रित किया? कृति पर। इससे पहले किस पर केंद्रित था? इससे पहले कवि पर या रचनाकार पर केंद्रित था, लेकिन अब किस पर हुआ? कृति पर हुआ। ऐतिहासिक आलोचना में कृतिकार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस प्रवृत्ति को जोरदार झटका यहाँ इस नई धारा में दिया गया। यानी पहले जो आलोचनाएं हो रही थी उसमें केंद्र में कौन था? कृतिकार था, लेकिन अब यहाँ पर केंद्र में कौन था? यहाँ पर कृति केंद्र में थी। तो ये जो पुरानी प्रवृत्ति चली आ रही थी उसको जोरदार झटका यहाँ पर दिया गया। रोमानी परंपरा के विपरीत एक नवीन काव्य अभिरुचि का यहाँ पर पोषण हुआ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो पाठ विश्लेषण की जो प्रविधि यानी तरीका है उससे ये सिद्ध किया कि भाषा काव्य में किस प्रकार अनेक कार्य करती है। विज्ञान की मार से व्याकुल मानव को काव्य की मानवीयता का ध्यान दिलाया गया, क्योंकि जो लोग हैं वो विज्ञान से ज़्यादा जुड़ गए थे और काव्य यानी जो मानव के भाव हैं उनको अनदेखा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो विज्ञान की मार से व्याकुल मानव था उसको काव्य की मानवीयता का ध्यान दिलाया गया, यानी उसे अनुभूतियों से जोड़ा गया। साहित्येतर यानी साहित्य से परे के जो मूल्य हैं उसके आक्रमण से काव्य की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठित करने का काम इसके माध्यम से किया गया, और परंपरा के महत्व पर जोर देकर जातीय अस्मिता से काव्य का संबंध भी स्थापित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज हमने नई समीक्षा का विषय किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नई समीक्षा का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगर इससे संबंधित कुछ और प्रश्न आप जानना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।